गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है और आप सभी के चेहरे के ऊपर लग भी रहा है, भले ही चाहे हम किसी भी अवस्था में हो। बट वो कहते हैं ना कि व्हाट्स हैपन इज 10%, हाउ यू रिएक्ट इज 90%। यानी कि जो भी घटना घटित हुई है वो सिर्फ 10% है, बट हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो 90% है। यानी कि 90% पार्ट हमारे पास है। यानी कि इस माहौल के अंदर हमें 90% जो पार्ट हमारे पास है यानी कि खुश रहने का, वो ही करना पड़ेगा। अगेंस्ट गुड मॉर्निंग। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं और आपके साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सेशन है, उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और वेस्टिज मैनेजमेंट का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज आने का मौका दिया गया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन, यहाँ पे विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है और यहाँ पे आने वाले कोई भी व्यक्ति जो है हारने के लिए आता ही नहीं और हारता ही नहीं है, क्योंकि या तो वो जीतता है या तो वो सीखता है। ठीक है, तो अगेंस्ट आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। सबसे पहले मैं मेरी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी और जर्नी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम ट्रेनिंग मॉड्यूल पे जाएंगे। तो आज 26 जो तारीख है, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है, मैं क्राउन डायरेक्टर हूं और सुस्वाव गांव से हूं। सुस्वाव यानी कि हलवद जो है एक मोरबी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता तहसील है, वहां पे मेरा गांव है। तो जो मेरा गांव है, अगर उसके बारे में मैं बताऊं तो सिर्फ 1500 लोगों की पॉपुलेशन है, मात्र 1500 लोगों की पॉपुलेशन है। और वहां पे सभी मिक्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छे से रहते हैं। बट आप समझ सकते हो कि 1500 लोगों के पॉपुलेशन का जो गांव है, वहां से निकल के यहाँ तक आना तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि गांव छोटा है और छोटा था, बट हमारी सोच बहुत बड़ी थी पहले से लेके आज तक। तो वो सोच जो बहुत बड़ी थी, उस सोच के कारण आज मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ। गांव के बारे में मैं अगर बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे गांव का एंट्री गेट है, जो कि अभी लेटेस्ट फोटो है। जो मैं तो 20 साल पहले की अगर बात करूं तो ऐसी कोई चीजें हुआ नहीं करती थी। और लेटेस्ट फोटो में भी आप देख सकते हो कि कितना विकास है, क्या है, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा। और दूसरी अगर फोटोग्राफ बताऊं तो वो आज की ही फोटो है। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से उठ करके जो सामने आप पानी की टंकी देख रहे हो, उस टंकी के पास मेरी पान की दुकान हुआ करती थी, कैबिन हुआ करती थी, दुकान तो नहीं बट कैबिन हुआ करती थी। बराबर, वहां पे पान मसाला बनाने की कैबिन हुआ करती थी। और पूरे कैबिन का जो मटेरियल्स होता है, अगर मैं टोटल मिलाऊं तो 5000 से अधिक नहीं था। तो वहां से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये मेरा गांव है। तो ये जो जर्नी हमारी इस गांव से शुरू हुई, धीरे धीरे बढ़ते गए। तो उसके आगे अगर मैं बताऊं मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में, तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो अभी है वो डिप्लोमा एग्री है। बट उससे पहले मैं जब गांव में पढ़ता था, यानी कि एक धोरण से लेके एक कक्षा से लेके 7वीं कक्षा तक मैं उसी गांव में पढ़ा हूँ। और थोड़ी सी लाइफ स्टोरी टिपिकल रही, टिपिकल इसीलिए रही कि मैं बहुत ही एक छोटे से परिवार से हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा मकान बनाने का काम करते थे, यानी कि एक मजदूर थे। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई थी, पैसा तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि लाइफ इज वेरी टिपिकल। बट उन्होंने एक सिखाया था कि अगर कोई एक इंसान कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। मुझे पता नहीं था ये मोटिवेशनल क्या है क्या नहीं है, बट वो दिमाग में एक लाइन घर कर गई। वो मकान बनाते थे, मजदूर थे। और उस वक्त की मैं बात करूं तो पत्थर से मकान बनाए जाते थे, ईंटें तो अभी आई है। तो पत्थर उठा उठा के उन्होंने मकान बनाए, मुझे पढ़ाया। 1 से लेके 7 तक मैं गांव में पढ़ा। और वहां गांव के अंदर ऊपर वाले की कृपा से और मेरी मेहनत से हर कक्षा में मेरा पहला नंबर आता था। यानी कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमारे पास ना तो खेती की जमीन है, ना ही कुछ है। अगर मुझे या तो मकान बनाने के लिए मजदूरी काम करना था या पढ़ लिख के आगे बढ़ना था। तो मेरी मम्मी पापा ने यही मुझे 2 रास्ते दिखाए थे, या तो तू मजदूर बनेगा या पढ़ लिख के आगे जा। क्योंकि वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो मुझे क्या गाइडेंस करते। बट उन्होंने वही सिखाया था। तो 1 से 7 दौरान यानी कि मैं गांव में पढ़ा। उसके बाद जो सुरेंद्र नगर है, वहां पे एक संस्था है जहां पे हमारे पाटीदार समाज के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं आज आपको एक दिल से बात कहना चाहूंगा कि उस वक्त वहां पे 1 साल की फीस
सिर्फ 1500 रुपये हुआ करती थी। मैं आपको बात कर रहा हूँ जो आगे जब मैं पढ़ा वहां पे 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक सुरेंद्र नगर में पढ़ा और 1500 रुपये फीस भरने की ताकत हमारे पास नहीं थी। मैं आज भी उस संस्था का आभारी हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि वहां कुछ ट्रस्टी लोगों ने मुझे मदद की और 750 रुपये यानी कि हाफ फीस में मुझे वहां पे पढ़ाया गया। आप समझ सकते हो कि सालाना 1500 रुपये भरने की कैपेसिटी जिस परिवार के पास नहीं थी, वो परिवार क्या कर सकता, उसका परिवार का लड़का क्या सोच सकता था। ठीक है, तो वो सुरेंद्र नगर कड़वा पाटीदार बॉयज स्कूल का आज भी मैं आभारी हूं कि 750 रुपये मेरा हाफ फीस में मुझे एजुकेशन दिया। फिर मुझे पता चला धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे भी मेरा अव्वल नंबर आता था। फिर एक बार वो कहते हैं ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पढ़ने के लिए मेरी मम्मी पापा को किसी से ब्याज के ऊपर पैसे लेने पड़ते थे, किसी से ब्याज से लेते थे। तो 8वीं कक्षा में अव्वल आया, 9वीं कक्षा में अव्वल आया, 10वीं में अव्वल, 11वीं यानी कि 11 साइंस में मेरा डिस्टिंक्शन आया। फिर मैंने ही अकेले अकेले जजमेंट किया। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, इसलिए सच बताता हूँ, अदरवाइज ये स्टोरी मेरी लाइफ की किसी के साथ मैंने पहले शेयर नहीं की थी। आप समझ सकते हो कि पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक अच्छे डिस्टिंक्शन मार्क लाने वाला बंदा 12वीं में तो अच्छा मार्क लाया ही होगा। बट मैं आज ट्रू स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं रियल में चाहता तो 12वीं में डिस्टिंक्शन ला सकता था, बट मुझे पता था कि 12वीं पास करने के बाद कॉलेज करने के लिए पैसे चाहिए और वो मेरे मम्मी पापा के पास नहीं है। इसलिए जानबूझ के मैं आज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने 12वीं के पेपर में कुछ लिखा ही नहीं। मैं 12वीं में फेल हुआ। जब मैं फेल हुआ तब वो केपी बॉयज के जितने भी मेरे टीचर्स थे, मेरे जितने भी गुरुजन थे, उन्होंने लगा कि कुछ ना कुछ पेपर चेकिंग में मिस्टेक हुई होगी, चलो हम पेपर ओपन करवाते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा था दोस्तों। वो पेपर ओपन करवाने के लिए 312 रुपये फीस लगती थी, वो मेरे पास नहीं थी, वो मेरे टीचर ने भरी थी, क्योंकि टीचर को मेरे ऊपर भरोसा था कि ये बंदा फेल नहीं हो सकता। 312 रुपये फीस भर के जब पेपर खुलवाए गए, तब पता चला कि पेपर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। फिर मुझे पूछा उन लोगों ने, मेरे टीचर्स लोगों ने, कि तुमने ऐसा क्यों किया? बट उस वक्त मेरे पास कोई सफलता की जर्नी नहीं थी, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उतना ही कहा कि भाई मुझे आगे 10वीं के ऊपर पढ़ना है, क्योंकि मुझे मेरे परिवार को तुरंत पैसा मिले ऐसा कुछ करना है। आप समझ सकते हो कि 12वीं क्लास में फेल जानबूझ के होने वाला बंदा 10वीं के ऊपर डिप्लोमा एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लिया। और आप सबको मैं बताते हुए बेहद खुशी अनुभव करता हूं कि डिप्लोमा के अंदर जब एग्रीकल्चर मैंने अभ्यास किया तो पूरे गुजरात में अव्वल गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और उस वक्त के हमारे सीएम केशुभाई पटेल थे, उनके मुझे गोल्ड मेडलिस्ट मिला। 12वीं में फेल होने वाला बंदा सिर्फ 2 साल में गोल्ड मेडलिस्ट। यू इमेजिन दिस, कैसे हो सकता है? यानी कि कई कबार पैसे क्या अपने लाइफ के अंदर रोल करते हैं, वो पता चला। बिना पैसे मैं पढ़ नहीं पाया और एग्री में मैं इसलिए गोल्ड मेडलिस्ट हुआ क्योंकि मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा था। कुत्ता यानी कि तुम्हें तो कुछ करना ही है, अदरवाइज तुम्हें मजदूर बनना है। जब कुत्ता अपने पीछे पड़ता है ना, तो अपने आप होता है। और उस वक्त मैं एग्री में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके बाद मेरी जॉब की शुरुआत हुई 98 से लेके अभी तक। आज भी मैं प्रेजेंट वर्क कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है कनाडा की, उसमें मैं गुजरात और राजस्थान 2 स्टेट आज भी देख रहा हूँ एग्रो मार्केटिंग में। सालाना पैकेज ऊपर वाले की कृपा से 35 लाख है मेरा इस पोस्ट के ऊपर, और बाकी सब एक्सपेंसेस अदर हैं। वो करते करते मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। ये तो है एक्टिव इनकम, मुझे पैसिव इनकम करनी चाहिए। और पैसिव इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज बिग अपॉर्चुनिटी, एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। वो मुझे पहले कहीं सुनने में आया था, कुछ बुक्स पढ़ी थी, कुछ वीडियोस देखे थे, और मैंने कभी अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ा है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, जर्नी हुई। आज की अगर मैं बात करूं तो जहां मैं हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड यानी कि अपनी भारतीय स्वदेशी कंपनी वेस्टीज, उसकी अगर मैं जर्नी की बात करूं तो ज्वाइन तो मैं पहले हो चुका था इस बिजनेस में, और वो भी जबरदस्ती हुआ था। और ज्यादातर लोगों की कहानी सेम होती है, क्योंकि एक फोन में मानने वाले हम है नहीं। अगर एक फोन में मान जाए तो हम इंडियन ही कैसे भला। इसलिए मेरे अपलाइन ने बहुत मुझे फॉलो किया, बहुत कुछ किया। उस वक्त वो अपलाइन थे।
आज वही व्यक्ति मेरे गुरु है, मेरे मेंटर हैं, जिसका नाम है गौरव मेहता सर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से है। उस वक्त तो मैं कभी कभार फोन भी नहीं उठाता था, क्योंकि कौन यार तेल साबुन बेचने का धंधा करे, क्योंकि एग्रो फील्ड में मैं वेल सेट था ना। यहाँ पे मुझे सुनने वाले कई लोग अपने फील्ड में वेल सेट होंगे, बट मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, वेल सेट हो, वेल एंड गुड, आप वेल सेट रहो, बट मैं ये कहता हूँ कि जब इंसान का सही वक्त, अच्छा वक्त चलता हो, उसी वक्त एक साइड में अच्छी आमदनी पैदा हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। और आज हम सबको रियलाइज हुआ है, बहुत दिनों से हम लॉकडाउन में पड़े हैं, मुसीबत कभी किसी को पूछ के नहीं आती, और आज तक हमको नहीं पता था कोरोना नाम का कोई चीज आएगी। आज बहुत दिनों से सभी, बहुत लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं, बिजनेसेस बंद पड़े हैं, बट इसलिए मैं कहता हूं कि जब एक कुआं पानी का हो, उसी वक्त दूसरा कुआं बनाना चाहिए, ताकि एक कुएं के अंदर पानी जब खलास हो जाए, खत्म हो जाए, तब दूसरा कुआं काम आए। तो वेस्टेज बिजनेस में ज्वाइन तो मैं पहले हुआ था, बट बिजनेस करने का डिसीजन लेने में मुझे बहुत टाइम रहा। और डिसीजन की मैं बात करूं, तो डिसीजन मैंने लिया 28/8/2016। और जिस दिन डिसीजन लिया होता है ना, उसी दिन आपका पहला दिन माना जाता है, बराबर। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, तब उसके ऊपर साइन करते हैं। साइन करने से दोस्तों बिजनेस नहीं चलेगा, डिसीजन लेने से बिजनेस चलेगा, ये आप पक्का याद रख लीजिए, ठीक है। तो उस दिन से मैंने शुरुआत की इस बिजनेस में। आज आपको सभी ने पता ही है, चिंतन सर ने बता ही दिया कि एज ए क्राउन डायरेक्टर मैं इस बिजनेस में हूँ, ठीक है। और वो भी आज भी मैं पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन काम जो आपको मैंने बताया है, बट मैं उसके अंदर बीच में एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा। जो पार्ट टाइम है, वो अभी मेरे मेन काम की बराबर हो चुके हैं इनकम में, बराबर। वो मेरा मेन काम में मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी लग्जरियस कार लूंगा, बट आज ये वेस्टेज मैनेजमेंट के कारण एक साधारण घर का इंसान, साधारण घर का बच्चा, जो मैं आपको लाइफ स्टोरी शेयर की, आज वही बंदा ऑडी Q3 में घूम रहा है। तो अगेंस्ट एंड अगेंस्ट वो कहता है ना कि बार बार मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहने का मन हो रहा है इस वेस्टेज सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान शुरुआत में जीरो होता है, जीरो को हीरो बनाने के लिए इस सिस्टम के कारण इंसान हीरो होता है। जब सिस्टम की बात आती है, तब मैं जरूर एक एग्जांपल दूंगा कि रिवॉल्वर की गोली होती है। एक रिवॉल्वर की गोली होती है, आप हाथ में लो, उठाओ और किसी को मारो, क्या होता है? कुछ नहीं होगा। और वही गोली रिवॉल्वर के अंदर डाल के फिर ट्रिगर दबाओ, तो सामने वाला इंसान खलास हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो सिस्टम इज अ रिवॉल्वर, यानी कि यहाँ पे जो अपनी वेस्टेज सिस्टम है ना, वो रिवॉल्वर की तरह काम करती है, और हमको बुलेट बना देती है, हमको गोली बना देती है, जहां पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ करके आते हैं। तो ये मेरी जर्नी रही। और आज वो कहते हैं गुजराती में, चार चार बंगड़ी वाड़ी, यानी कि ऑडी Q3 आज मेरे घर के ऊपर पड़ी है। तो क्या किया मैंने, क्यों हुआ ऐसा? अब हम थोड़ी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। ये छोटी सी मेरी लाइफ जर्नी थी कि जिस लड़के के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जिस लड़का जब 1 से 7 कक्षा पढ़ा, पान की छोटी सी दुकान चलाता था, उसके मम्मी पापा, आज मेरी मम्मी को आप देख रहे हो, आज भी वो साधारण सी ही दिखेगी, क्योंकि वो पहले से इसी हाल में रही है। उनको पता नहीं है, बट आज उनको जब ये सब देखती है ना, तब मजा आता है, अंदर से जब खुशी आती है। तो यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा और मैंने क्या किया। अब आप डायरी पेन ओपन कर लीजिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पॉइंट हैं जो कि अपने को बिजनेस में बहुत काम आएंगे। एक तो होता है बिजनेस को बिल्ड करना। बिजनेस को हम बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने के बाद बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। बिल्ड तो हर कोई करता है, हर कोई व्यक्ति वेस्टेज में ज्वाइन करता है, तो शुरू शुरू में वो बिजनेस के लिए भागा दौड़ी करता है, बिजनेस बिल्डअप करता है, बट फिर उसको भागने के लिए, यानी कि बूस्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। और आज मुझे चिंतन सर ने जो पॉइंट दिए हैं कि प्रिंसिपल्स एंड कोर वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में कोई प्रिंसिपल्स होते हैं और कोर वैल्यू भी होते हैं। हम जानते तो सभी कोई है, हर कोई जानता है कि मॉर्निंग में अर्ली उठना चाहिए, योगा करना चाहिए। जानना और करना बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स और कोर वैल्यू मैं आपको बताने चाहूंगा, और उसको सिर्फ जानना नहीं है, आज से ही इसको अमल करना है। अगर आप वेस्टेज का, आपको पता ही है ना कि इसका मतलब ही फुटप्रिंट से, पैरों के निशान, पद चिन्ह। तो आज मैं ऑडी तक पहुंचा हूं, अगर मैं आपको बताया और आप उसी रास्ते, उसी पद चिन्हों पे चलेंगे, तो मुझे ऑडी तक पहुंचने में 3 साल लगे, शायद आप 1 साल में भी पहुंच सकते हैं। तो क्या है प्रिंसिपल्स, क्या है कोर वैल्यूज, इसकी मैं बात करूं तो पहला है बिजनेसमैन एटीट्यूड। ठीक है, पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूं, फिर उसको एक एक करके हम बारी बारी समझेंगे।
ठीक है। दूसरा है अप्रोच, ठीक है। तीसरा जो है वो नॉलेज, और चौथा स्किल है, और पांचवा बिजनेस एथिक्स है। ये 5 पॉइंट के ऊपर सारा बिजनेस है। ये 5 ही नहीं है, वैसे तो बहुत कुछ है, बट मैंने जो किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो ये बिजनेस एटीट्यूड की मैं बात करूं तो सबसे पहले माइंडसेट अपने को करना है। हर एक व्यक्ति को मैं कहता हूं, ये कोई अलादीन का जादुई चिराग नहीं है कि आप घिसो और निकलेगा। जादुई चिराग जरूर है, बट उस चिराग को बनने के लिए 3 साल तो लगते ही लगते हैं। और मैं कृषि के साथ जुड़ा हूं, एग्री फील्ड से जुड़ा हूं, तो मैं एक एग्रीकल्चर का एग्जांपल देना चाहूंगा। ये 3 से 5 साल अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो आई गिव यू गारंटी आपकी लाइफ आप चेंज कर सकते हो। तो एग्जांपल ये है कि शायद मैं यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये चित्र अगर आपने देखा है या तो आप जानते हो, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये है एक बाम्बू ट्री। ये बाम्बू ट्री निकल रहा है, जमीन से जर्मिनेट हो रहा है। बट इस बाम्बू ट्री को उगने के लिए, यानी कि जर्मिनेट होने के लिए कितना समय लगता है, क्या आप जानते हैं? मैं आज आपको एक सच्ची कहानी, ये सत्य हकीकत बताने वाला हूं। अगर ये आपने समझ लिया, सोच लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये है चाइनीज बाम्बू। क्योंकि मैं एग्री से जुड़ा हूं ना, इसलिए एग्री का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चाइनीज बाम्बू जो पुरानी प्रजाति आती थी, उसको जर्मिनेट होने के लिए 5 साल लगते थे दोस्तों। 5 साल। एक किसान का धैर्य देख लो आप, किसान का पैशन देखो कि सीड लगाया जमीन में, उसको पानी हर रोज देना है, उसको जरूरत के हिसाब से खाद देनी है, जरूरत के हिसाब से जमीन में आने वाले कीड़ों से बचाना है, सब कुछ करना है। बट जर्मिनेट होता ही नहीं था वो सीड्स। हम क्या करते हैं, ठीक है, हम ये करते हैं कि थोड़ा सा सीड डाला, मतलब हमने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन किया, फिर खुदाई करके देखते हैं कि जर्मिनेट हुआ कि नहीं। खुदाई करेंगे तो वो थोड़ा सा जर्मिनेट हुआ होता है ना, वो भी चला जाता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब बिजनेसमैन एटीट्यूड जो होता है ना, वो सबसे पहले धैर्य पैशन होता है। और यही 5 साल के बाद ये चाइनीज बाम्बू निकलता है अपने जमीन से, और 6 हफ्तों के अंदर अंदर 80 फीट का हो जाता है। 80 फीट का हुआ 6 हफ्तों के अंदर। कटाई किया, बेचा, फिर लंबा हुआ, फिर कटाई किया, बेचा, फिर लंबा हुआ। 6 हफ्तों के अंदर इतना बड़ा हो सकता है। बट उस किसान ने अगर 5 साल धैर्य नहीं रखा होता और खुदाई करके उस सीड को देखा होता, तो क्या वो सीड जर्मिनेट हो पाता? हमको इस चाइनीज बाम्बू से यही सीखना है कि एक किसान 5 साल अगर धैर्य रख सकता है, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ 3 साल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बिजनेसमैन एटीट्यूड में आता है कमिटमेंट, इसका पैशन, धैर्य, 3 से लेकर 5 साल, ठीक है। उसके बाद में आपको बताऊं तो गोल या तो टारगेट होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेसमैन एटीट्यूड, बिजनेसमैन मेंटालिटी, यहाँ पे हम क्या होते हैं, हम अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जोड़ देते हैं, यानी कि वेस्टीज से जोड़ देते हैं, तो नेटवर्कर बोलते हैं। नेटवर्कर तो हम है ही है, बट खाली नेटवर्कर नहीं है। हमें बिजनेसमैन एटीट्यूड करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा अपने अंदर। अदरवाइज अगर हम जो पहले थे वही आज रहेंगे, तो जो पहले मिलता था वही आज मिलने वाला है, ये पक्की बात है। अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपको नया करना पड़ेगा, नया बनना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले बिजनेसमैन एटीट्यूड। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हो, उसमें आप देख लो ना, उसमें भी हमारे पूर्वज कहते थे कि किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए 1000 दिन देने पड़ते हैं, यानी कि 3 साल देने पड़ते हैं। और 3 साल के बाद आपके पास अगर गोल नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है, तो भी आपका आगे जाना संभव नहीं है। असंभव में नहीं बोल रहा हूं, संभव नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे असंभव, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। किसी को 1 साल में मिलता है वही चीज किसी को 5 साल में मिलती है। स्लो एंड स्टेडली और विन द रेस। बट यहाँ पे स्लो एंड स्टेडली नहीं, हमको फास्ट भागना है, क्योंकि महंगाई फास्ट भाग रही है। हर दिन महंगाई बढ़ रही है, तो अपने को हैव अ टारगेट और गोल, ये अगर होगा तो अपन बिजनेसमैन एटीट्यूड में आएंगे। साथ साथ अपना जो ऑब्जेक्टिव है, क्या बोला है कि योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट इमीडिएट इनकम। हमारे दीपक सूद साहब बार बार कहते हैं कि ये जो बिजनेस है वो इमीडिएट इनकम के लिए नहीं है, ये बिजनेस है वो एसेट क्रिएशन करने के लिए है। और जब एसेट हम क्रिएशन करते हैं ना, क्रिएशन, तो एसेट में तो टाइम लगता ही लगता है। और बाद में मैं तो इसमें एक शब्द और ऐड करना चाहूंगा। जब छोटा बच्चा होता है, उसको जब दांत निकलते हैं, तो बहुत बड़ी तकलीफें होती है। यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग, वो माता पिता होंगे, उसके अपने बच्चे का ये हाल देखा होगा। जब दांत निकलता है तब वो बच्चा बीमार हो जाता है, उसको डायरिया हो जाता है, उसको वॉमिटिंग होती है, वो बच्चा बहुत परेशानी में होता है।
जब दांत निकलता है ना, उतने दिन ही वो परेशानी में होता है। एक बार दांत निकल जाए तो जिंदगी भर उसी दांत से रोटी चबाता है, खाता है। तो यहाँ पे अपने को एसेट क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये शॉर्ट नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी के बिजनेस में हम जुड़े हैं। अगर ये बिजनेसमैन एटीट्यूड हमारे में आ गया तो नो डाउट शुरू-शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट उस प्रॉब्लम को झेलने की ताकत, हिम्मत इसी से आएगी। हमको पता तो होना चाहिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज आप कहाँ हैं उसका उसका कोई महत्व नहीं है। आज आप कहाँ पर हो उसका कोई महत्व नहीं है, बट आपको जाना कहाँ है उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जाना कहाँ है, हमें एसेट क्रिएशन करना है इस बिजनेस से। इसलिए आगे का अगर पॉइंट के ऊपर ले जाओ तो चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स तो ऑलवेज आएंगे। चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑलवेज आएंगे, और इसमें आएंगे ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। आप कोई भी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हो तो उसमें भी आते हैं, आपकी छोटी दुकान है तो भी आएंगे, बड़ा बिजनेस है तो भी आएंगे। बट यहाँ पे चैलेंजेस प्रॉब्लम जब आते हैं ना, तब उसको सॉल्व करने के लिए पूरी टीम साथ में होती है। और जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं, वहां पे हमें अकेले को वो सॉल्व करना होता है। ये पहले से अगर हमने बिजनेसमैन एटीट्यूड डाल दिया कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन आएंगे तो मेरी टीम के साथ मिलके, हम सब साथ मिलके इसको निपट लेंगे, तो हम ठीक तरीके से आगे जाएंगे। कई खबर होता यूं है कि एनर्जी में शुरू शुरू में स्टार्ट तो कर देते हैं, एक छोटा मोटा प्रॉब्लम आया ना, तब क्विट करने का मन करता है। और 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद क्विट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ये बिजनेसमैन एटीट्यूड का माइंड सेटअप नहीं किया था, इसलिए वो क्विट कर रहे हैं। और क्विट यहाँ पे क्यों करते हैं उसका एक पॉइंट मैं बताऊं तो यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है ना, इसलिए क्विट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है। बाकी छोटी सी छोटी दुकान है ना, जहाँ पे 5-10 हजार का टेबल कुर्सी भी लगाया होता है ना, वो क्विट नहीं करता है, चाहे उसकी दुकान चले या ना चले, क्योंकि वहां पे उसने टेबल कुर्सी का खर्चा किया होता है। यहाँ पे क्विट करने का वो है। तो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आएंगे साथ साथ, जब वो समझेगा बंदा कि दिस इज माय बिजनेस। जब मेरेपन की भावना आएगी तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मैं एक तौर पे आप सभी को बताना चाहूंगा, ये बिजनेस ना तो डाउनलाइन का है, ये बिजनेस ना तो अपलाइन का है। जो इंसान ये समझता है कि डाउनलाइन का बिजनेस है या तो मेरी अपलाइन का बिजनेस है, उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। जो बिजनेस ये बिजनेसमैन की भांति समझेगा कि मेरा बिजनेस है, जैसे मैं आपको पूछूं कि ये देश किसका है, तो लोग बोलते हैं हमारा है। और वही सवाल उल्टा करके पूछूं कि बीवी किसकी है, तो वो बोलेगा मेरी है। जब हमारा होता है ना, तब थोड़ी सी डिस्प्यूट होती है। जब मेरापन होता है ना, बीवी मेरी होगी ना, तो फिर डिस्प्यूट नहीं होता है। तो मेरापन यानी कि माय बिजनेस हमको समझना है। जब उसके साथ मेरापन जुड़ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो ना डाउनलाइन ना अपलाइन, मेरा बिजनेस। बच्चन साहब का मुझे डायलॉग याद आता है कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यह बिजनेस इसी में काम आता है। आगे के पॉइंट के ऊपर ले जाओ तो बी प्रिपेयर फॉर सेटबैक। अगर कई कबार ऐसा होगा, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर अपने वेस्टीज के हैं, उनको सुने हैं, सभी ने बोला है कि हमारी अच्छी सी एक लेग चल रही थी, कई कबार ऐसा किसी ने लालच दिया, कुछ दिया और वो लेग चली गई, फिर हमने फिर से स्टार्ट किया। होता है, पार्ट ऑफ बिजनेस। इसमें ऐसा तो होता ही है, क्योंकि कई ऐसी लालच वाली स्कीमें आ जाती हैं, कोई लोग चले जाते हैं। तो वो टीम किसने खड़ी की थी, तब हमको होना चाहिए कि अगर ये टीम मैंने खड़ी की थी और एक लेग मेरी चली जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही दोबारा दूसरी टीम मैं खड़ी कर सकता हूँ। और वो कब होता है पता है? जब सेल्फ ऑन प्लान दिखाना शुरू होता है तब। जब टीम के ऊपर डिपेंडेंसी किसी की भी हो जाती है, तो जब टीम जाती है तब वो मायूस हो जाता है, सेटबैक के लिए उसको प्रिपेयर नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने को प्रिपेयर रहना है सेटबैक से कि ऐसा आएगा तो ऐसा होगा। नहीं पता होता, मैंने पहले भी बोला कि मुसीबत कभी किसी को पूछ के नहीं आती, बट वो कहते हैं ना कि प्रिपेयर हम है तो उसका सामना या तो उसका सॉल्यूशन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं पीपल ज्वाइन विद पीपल। यहाँ पे कोई व्यक्ति बिजनेस के साथ पहले नहीं जुड़ता है, बिजनेस के साथ बाद में जुड़ता है। सबसे पहले पीपल पीपल के साथ जुड़ता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ता है, आपको देखता है, आपके अंदर क्या बदलाव आया है, आपने इस वेस्टेज बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद क्या क्या सीखा है, वो आपके साथ ज्वाइन होता है। यानी कि फर्स्ट आउटलुक जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब किसी के साथ, मैंने आगे क्या लिखा है, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन कोई ऐसे वैसे कपड़ों में नहीं जाता है,
तो यानी कि ड्रेस कोड होना भी जरूरी है, यानी कि पीपल पहले तो आपके साथ जुड़ता है, तो अपने को ये देखना है कि क्या क्या अपने को सुधार करना है। ठीक है, तो अपने ऊपर ये काम करना जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगा अपने ऊपर क्यों काम करना जरूरी है, क्योंकि जो हम बाहर से दिखते हैं ना, वो पहले अट्रैक्ट करता है, फिर जब साथ में रहते हैं तब अंदरूनी गुण तो बाद में पता चलता है। तो अपने को बाह्य भी ये होना जरूरी है। और दिस बिजनेस इज नंबर ऑफ गेम। ये जो बिजनेस है वो एक नंबर्स का गेम है। नंबर्स का गेम इसलिए है क्योंकि यहाँ ज्यादा लोगों को अपने को इन्वॉल्व करना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उतने लोग लंबे अरसे तक है। बहुत सारे लोग बीच में क्विट कर जाते हैं, बहुत सारे लोग बीच में सो जाते हैं, फिर 1 साल बाद भी जगते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा भी होता है। तो नंबर्स ऑफ गेम, यानी कि ज्यादा नंबर्स लोगों को इसमें लाने पड़ेंगे। फिर मैं किसान के साथ जुड़ा हूं, इसलिए एक फिर जॉब देता हूं किसान वाला। किसान जो होता है वो कोई भी सीड्स अपने जमीन में डालता है, यानी कि वो बोता है, तब आप सबको पता होगा कि जितना रिक्वायरमेंट है सीड का उससे ज्यादा डालता है। क्यों? किसान को पता है कि उसमें कई सीड्स हैं वो जमीन के नीचे की अगर चले गए तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। कई सीड ऐसे हैं कि जिसमें जमीन में लगने वाले कीड़े अगर खा जाए तो जर्मिनेट नहीं होंगे। हमारे नेटवर्क में भी यही होता है, हमको ज्यादा सीड लगाने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि किसी को चींटी मकोड़े ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, कहीं आते हैं ना चींटी मकोड़े, वो उठा के ले जाते हैं। कई सीड ऐसे हैं कि ऐसे डालते डालते पत्थर पे पड़ जाते हैं। खेत में पत्थर होता है ना, हमारे में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जिसको समझा बुझा के समझा समझा के हम थक जाते हैं, फिर भी उसके भेजे में कोई बात जाती नहीं, वो पत्थर पे पड़े हुए सीड है। ठीक है, कई सीड्स ऐसे हैं कि उसको बाह्य जो है पंछी वगैरह है वो खा जाते हैं, यानी कि दूसरी कंपनी वाले उठा के ले जाते हैं, लालच देके वो पंछी खा गए। ठीक है, इसीलिए ये बिजनेस नंबर ऑफ गेम का है। ज्यादा सीड्स डालने हैं तो अपने आप जो स्ट्रॉन्ग अपना नेटवर्क बनाना है वो अपने आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा, यानी कि सीड्स की कैपेसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। ये हमें किसान से सीखना है। तो ये जहाँ बिजनेसमैन एटीट्यूड। उसके बाद हम अप्रोच की बात करें, अप्रोच के लिए मैं ज्यादा चौड़ा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो हम बहुत सारे ट्रेनिंग्स में जाते हैं, अपने सचिन जी के वीआईपी में जाते हैं, वो अच्छे अच्छे मतलब एग्जाम्पल देके हमको समझाते हैं। मुझे तो सिर्फ बिजनेसमैन मेंटालिटी ही आपको बतानी थी, क्योंकि मुझे पहले ही चिंतन सर ने मुझे टाइम से बांध दिया है, तो वो मेरी समय मर्यादा में पूरे करने की कोशिश करूंगा। और अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो भी आई एम रेडी। अप्रोच की अगर बात करें तो हमें अप्रोच किसके साथ करना है, तो हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ करना है। बराबर, तो प्रोस्पेक्ट जो है उसका कम से कम बिहेवियर या तो प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड वो हमको पता होना चाहिए, तो ही हम उसके साथ अप्रोच कर पाएंगे। थोड़ा सा देखो, बिजनेस मेंटल हमें अगर बिजनेस मेंटालिटी हमने क्रिएट की है, तो कोई भी बिजनेसमैन है अपना बिजनेस किसी भी सिटी में फैलाने के लिए पहले वो सिटी का वो कहता है ना कि तपास करता है, ऑब्जर्व करता है कि उस सिटी में मेरा बिजनेस चले गया या नहीं, कुछ तो डेटा कलेक्ट करता है ना। यहाँ पे हम भी बिजनेसमैन है, हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 साल काम करके एक पैसिव इनकम के ऊपर जाना चाहते हैं। बाकी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है वो एक्टिव इनकम में है। तो पैसिव इनकम में जाने के लिए अपने जो मेमोरी कार्ड है ना, यानी कि ये अपना दिमाग, माइंड, उसको मैं मेमोरी कार्ड कहता हूँ। वो छोटा वाला मेमोरी कार्ड है ना 2 GB वाला, उसको निकाल के फेंक दो और बड़ा मेमोरी कार्ड लगा दो। बड़ा मेमोरी कार्ड बहुत लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, प्रोस्पेक्ट का बिहेवियर जानना जरूरी है। अब प्रोस्पेक्ट कब मिलेंगे, क्वेश्चन ये है कि प्रोस्पेक्ट कब मिलेंगे, जब आपके पास लिस्ट होगा। अब लिस्ट कैसे बनाना, क्या करना, वो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो आपके अपलाइन भली बात ही समझाते होंगे या तो वीआईपी में आप सीखते होंगे। यानी कि बेसिक जो हमारे 7 स्टेप है वो कंपलसरी करने हैं, तो ही आपको प्रोस्पेक्ट मिलेगा। और अगर बिहेवियर के बारे में हमको पता है तो उस प्रोस्पेक्ट के साथ हमें कैसे जाके बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना है वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना, मैं तो इसको कहता हूं साइकोफिजिकल नेचर। साइकोफिजिकल नेचर से ये बिजनेस चलता है। बिजनेस जो है ना, सामने वाले का साइकोलॉजी क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उस हिसाब से अगर आपने वहां पे बात की, अगर उसको चाहिए क्या। मैं अगर मेरी ही एक एग्जांपल दूं, तो मैं अगर मोरबी में जाता हूं किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, तो मोरबी में 100 करोड़ रुपए की सिरामिक इंडस्ट्री वाले बहुत बड़े लोग हैं। उसको मैं बोलूं कि आप इसमें ज्वाइन हो जाओ और आपको इसमें 20,000 का चेक आएगा, तो आप क्या सोचेंगे, वो ज्वाइन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही वो करोड़पति है, उसको 20,000 का चेक से क्या लेना देना है। उसको वहां जाके हेल्थ के बारे में बताना पड़ता है कि आप इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तो क्या आप हेल्थ के ऊपर सोच रहे हो,
आज आपके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, 60 साल बाद या तो 50 साल बाद आपको डायबिटीज हो गया, कुछ हो गया, फिर आपको एंजॉय करने के लिए जाना है, आप जा पाओगे, पैसा तो आपके पास बहुत है। तो वहां हम हेल्थ की बात करते हैं। यानी मैं संस्कृत की एक उक्ति कहना चाहूंगा, त्रिंडे त्रिंडे मति भिन्ना, यानी कि हर एक व्यक्ति का दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है। तो अपने को ये बिहेवियर चेक करना जरूरी है। साथ ही साथ बी इन हरी, यानी कि किसी को भी आप बिजनेस प्लान दिखाते हो, कुछ करते हो, मतलब जब आमने सामने हो तो अपने को बताना ही है, बट जब टेलीफोनिक डिस्कशन करते हो तब अपने को ऑलवेज हरी में रहना है। उसको लगना चाहिए कि ये बंदा बिजी है। हम फोन के ऊपर लंबी चौड़ी बात करेंगे तो भी अप्रोच जो करना है हमको, वो अप्रोच ठीक से नहीं होगा। बाकी अप्रोच के बहुत सारे तरीके हैं, वो आप अपनी अपलाइन से सीख सकते हो, और हर एक एरिया के हिसाब से ये अप्रोच के तरीके अलग अलग लागू होते हैं। यानी कि मैं जो आपको आज बात बता रहा हूं, वो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के एक बार चेक करना, फिर आपके एरिया में इंप्लीमेंट करना। क्योंकि आपकी अपलाइन भली बात जानती है कि आपके एरिया में कौन किस तरह सोचता है और किस तरह बिहेवियर है लोगों का। तो सिर्फ यहाँ पे मैंने इतने ही पॉइंट लिखे थे अप्रोच के। अब आता है नॉलेज। नॉलेज बहुत जरूरी है, विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होता है। मतलब पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज की बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, नॉलेज और एजुकेशन बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग चीजें हैं दोस्तों। यहाँ नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज कौन सा होना चाहिए, वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज द बेस फॉर सक्सेस प्रोफाइल। ये बेस है, सक्सेस जाने के लिए नॉलेज है, वो बेस है। तो यहाँ कौन कौन से नॉलेज की हमको आवश्यकता है, तो अपने बिजनेस प्लान जरूर सीखना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप जहां पे भी प्लान दिखाने जाते हो, आप या आपकी अपलाइन के साथ, तो जिसके भी हाथ में माइक, यानी कि बोलने का माइक, और जिसके भी हाथ में मार्कर है, चेक उसी का आएगा। मैं कहा एक स्लोगन, आपने एक सूत्र उसमें समझ जाओ। अगर आपकी अपलाइन के हाथ में माइक है और आपकी अपलाइन के हाथ में मार्कर पेन है, तो चेक उसी का आएगा, बिजनेस आपका नहीं है। आपका बिजनेस तब है कि जब पेन आपके हाथ में हो, मार्कर और माइक दोनों। तो प्लान के बारे में अपने को सीखना है, ठीक है, वो अपन सीखेंगे तो नॉलेज की जरूरत है। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट भी जरूरी है, क्योंकि कौन सी प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास फूड सप्लीमेंट यानी कि न्यूट्रिशन बहुत ढेर सारे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसलिए हमें जरूर सीखना है कि कौन सी जगह पे कौन से न्यूट्रिशन देने हैं और कब कौन से नहीं देने हैं, दोनों सीखना है। प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट्स है उसके बारे में अगर यूएसपी यानी कि यूनिक सेल्स पॉइंट, एक एक प्रोडक्ट के तीन तीन यूनिक सेल्स पॉइंट अगर हमने कलेक्ट कर लिए तो बहुत आसान रहेगा इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्ट के बारे में अपने को सोचना है। सबसे अच्छी बात सिस्टम, सिस्टम के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, रिवॉल्वर वाला एग्जांपल देखिए, यानी कि सिस्टम के अंदर प्लग इन होना है। अगर आप यहाँ पे सफल होना चाहते हो, भले ही मैं एग्रो के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हूं, अगर वही मेरी जो बुद्धि थी या तो मेरा जो एजुकेशन था मैंने यहाँ पे यूज किया होता, तो शायद मैं अभी सफल नहीं हुआ होता। यहाँ पे एक रेडीमेड सिस्टम कंपनी ने दी है, तो वही सिस्टम को हमें फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। इसीलिए मैं तो बहुत बार कहता हूं कि पढ़े लिखे से ज्यादा कम पढ़े लिखे व्यवस्थित बिजनेस में सफल ज्यादा है। उसका कारण यह है कि वो पढ़े लिखे, क्या होता है पता है, मेरे जैसे लोग चिंतन सर कुछ भी समझाते हैं तो बाद में वो जाने के बाद हम अपनी बुद्धि यूज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। तो मैं रेडीमेड रोड आपको बना के दिया है, तो उसके ऊपर चलो ना भाई। अगर आपको सफल होना है तो सिस्टम को सही तरीके से यूज करना है, सिस्टम के अंदर प्लगिंग हो जाना है। मैं तो यहां तक कहता हूं ब्लाइंडली फॉलो करना है दोस्त, ब्लाइंडली फॉलो। अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना तो आप जल्दी सफल होंगे। बाकी आप अपनी बुद्धि से करोगे तो थोड़ा सफल होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सिस्टम, उसके बाद में आता है स्किल। स्किल की कौन कौन सी चीजों की स्किल अपने पास होनी चाहिए, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो है ना, वैसे तो हम कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम पैसा है, पैसा है, बट कभी तक हमने टाइम का मैनेजमेंट किया? हमारे एक लीडर है, बहुत अच्छे से बोलते हैं कि अगर आप मिनटों की परवाह करोगे, अगर आप मिनटों की परवाह करोगे तो घंटों की परवाह अपने आप हो जाती है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट, किसी को आपने टाइम दिया कि मैं इतने बजे पहुंचूंगा तो पहुंच जाइए, बराबर। तो ये टाइम मैनेजमेंट जीवन के लिए फायदेमंद है, सिर्फ अपना वेस्टेज बिजनेस के लिए तो है ही है, बट जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी टीम को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे लीडर ने बोला है कि 4 बजे मीटिंग स्टार्ट होती, यानी कि 4 बजे होगी।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं। नो वेट एंड वॉच, किसी की वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक दो बार आपने खाली कुर्सी में अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी तो दूसरी बार लोग टाइम पे आएंगे। और यहाँ अगर हम किसी की वेट करते हैं जब मीटिंग के वक्त, तो जो टाइम पे आ गए हैं लोग उसको हम सजा दे रहे हैं, क्योंकि जो टाइम पे आया उसने कौन सा गुनाह किया भाई? हम किसी और की वेट करने के लिए जो टाइम पे आया उसको हम वेट करवा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये स्किल के लिए। आगे मैं लेके चलता हूं टॉकिंग। कब, किस जगह पे, कैसे, किसके साथ कैसा बोलना है वो जरूरी है। टॉकिंग, हर एक व्यक्ति के साथ आप हर एक चीज नहीं बोल सकते। जो सामने वाला बंदा है, जिस प्रोफाइल का है, उस प्रोफाइल को को रिलेट करके हमें वहां पे अपनी बात रखनी है। अदरवाइज होता यूं है कि हम सेम तरह की एक कैसेट, तो फिर ऑडियो कैसेट हो गए, हम लोग कैसेट लगाए, बल 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 बोलना शुरू हो गया। यानी कि इसमें मैंने बोला कि त्रिंडे त्रिंडे मति भिन्ना। टॉकिंग एक स्किल है, अगर स्किल नहीं है तो इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये होगी कब? एसोसिएशन से। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा बार बार इस अपने मैनेजमेंट का, कि कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पर भी अपने सचिन सर हैं, अपने चिंतन सर है, एवरीडे ऐसी मीटिंगें करते हैं, एक एक हजार लोगों को मीटिंगें करते हैं, क्योंकि एसोसिएशन में रखना बहुत जरूरी है। जो अंगीठी होती है ना, अंगीठी जिसके अंदर हम कोयले डाल के जलाते हैं, अंगीठी के अंदर कोयला तब तक लाल रहता है, तब तक गर्म रहता है जब तक वो अंगीठी में रहे। अगर वहां से कोयला उठा के हमने बाहर डाल दिया तो वो धीरे धीरे काला हो जाएगा, और काला होने के बाद आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपका हाथ भी काला करेगा। अंगीठी के अंदर रहना बहुत जरूरी है दोस्त। यानी कि कब कौन सी चीजों के अंदर कैसे हमें टॉकिंग करना वो भी जरूरी है, साथ साथ कन्विंसिंग। हम लोगों को कन्विंस कैसे करें? तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको उस व्यक्ति की प्रोफाइल के बारे में पता है तो आपको उसको कोरिलेट करना है अदर व्यक्ति के साथ। जिस बंदा जिस प्रोफाइल से है उसी का एग्जाम्पल देना है। और ऐसे हर एक एग्जाम्पल ढेरों पड़े हैं अपने वेस्टीज बिजनेस में। कोई इंजीनियर है तो आप इंजीनियर सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे इंजीनियर है जो वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं। कोई सीए है तो सीए है, एडवोकेट, किसी जो भी फील्ड का बंदा है। कोई स्टूडेंट है तो ढेर सारे स्टूडेंट आज धूम मचा रहे हैं पूरे इंडिया में यूथ एम्पावरमेंट के नाम से। तो उसको कोरिलेट करना है, तभी वो कन्विंस होगा। अदरवाइज हम करते हैं कन्विंस करने की ट्राई, और वो सोचता है कि ये मुझे उल्लू बनाने आया है, और कन्विंस होता नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। साथ ही साथ सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल यानी प्रोडक्ट सेल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट सेल की बात कर रहा हूं। हमको पूरा कॉन्सेप्ट सेल का पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये कब होगा? जब हम धीरे 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 सीखेंगे, और सीखेंगे तो जरूर जीतेंगे। सीखेंगे तो जीतेंगे। ठीक है, तो ये हो गई स्किल। और ये सारी चीजें एक सबसे बड़ा पिलर्स होता है जिसको हम कहते हैं एथिक्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीजें जो है वो एथिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये सारी आगे की जो मैंने आपको बात बताई वो आपने कर ली, और एथिक्स अगर फॉलो नहीं किया, तो आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, बट वो नेटवर्क कब गिर जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। यानी कि सबसे बड़ी चीज है एथिक्स। और एथिक्स नॉट ओनली हियर, सभी बिजनेस में जरूरी है। आप जिस भी फील्ड में जरूरी हो वहां पे भी कोई ना कोई एथिक्स तो लगते ही लगते हैं, और वहां पे हम फॉलो भी करते हैं जाने अनजाने। यहाँ सीखना पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे एथिक्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी फेस वैल्यू। आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो पहले आपका फेस दिखता है ना। तो फेस वैल्यू जो है वो अगर हमने क्रिएट कर ली अपनी, तो आगे जो हम एथिक्स फॉलो करेंगे वो बनी रहेगी। अदरवाइज फेस वैल्यू बनने में बहुत टाइम लगता है, बिगड़ने में। एक ऐसा हमने कार्य कर दिया तो आगे वो कहते हैं ना कि आप कभी किसी के 100 काम अच्छे कर दो, 100, बट एक काम बुरा कर दो तो आगे जो आपने 100 काम अच्छे किए थे वो पानी में। तो यहाँ पे एथिक्स की मैं बात करूं तो डू नॉट स्टील डिस्ट्रीब्यूटर। हमें किसी के भी डिस्ट्रीब्यूटर को चोरी नहीं करना है। खास हमको याद रखने वाली बात है। रेडीमेड फूड खाने की आदत मत डालो दोस्त, जब फूड बना के खाओगे ना और मजा आएगा। स्टील यहाँ करना नहीं है, किसी के डिस्ट्रीब्यूटर को हमें चोरी नहीं करनी। और भारत में
130-35 करोड़ की जनसंख्या है, तो हम क्यों चोरी करें? हमारे पास रॉ मटेरियल ढेर सारा पड़ा है, 135 करोड़ का रॉ मटेरियल। मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में अभी मैंगो का सीजन है, मैं थोड़ी किसान वाली बात जरूर करूंगा क्योंकि मैं किसान के साथ जुड़ा हुआ बंदा हूं। अभी मैंगो का सीजन आया, आपने अपने घर के लिए मैंगो ली 1 किलो, उसमें आई 3 बड़ी-बड़ी मैंगो, ठीक है? और कल फिर आपको मैंगो का जूस बनाना था घर में, फिर पता नहीं चला उसमें एक मैंगो खराब आई थी, वो तीनों के तीनों मैंगो एक साथ रख दी। दोबारा दिन आपने देखा दूसरे दिन, तो तीनों के तीनों मैंगो बिगड़ गई थी। फिर जूस तो बनाना ही था अपने को क्योंकि हमारे पास थी ही 3 मैंगो, 1 किलो ही लाए थे। फिर क्या करेंगे? जो बिगड़ी हुई पार्ट था ना मैंगो का उसको काटेंगे और फेंक देंगे। फिर अच्छा-अच्छा पार्ट लेके जूस बनाएंगे। अब मैं आपको लेके जाता हूँ दूसरी जगह पे। अब आपके पास पूरा ट्रक भरा है मैंगो का, पूरा ट्रक भरा है। अब उसमें भी मान लो खराब मैंगो है, तो आप क्या करोगे? वो खराब मैंगो को काट के खाओगे कि उसको फेंक के दूसरा ले लोगे? क्योंकि आपके पास पूरा ट्रक भरा है मैंगो का, यहाँ पे पूरा 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो वहां जाके अपने को काम करना है। इस एथिक्स को अगर फॉलो कर लिया, और खास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये जरूर लागू होता है कि अगर आपने किसी का एक डिस्ट्रीब्यूटर चुराया, तो कुछ समय बाद आपकी टीम से 10 डिस्ट्रीब्यूटर चुराए जाएंगे, मतलब चले जाएंगे। चुराए मतलब चले जाएंगे। एक के सामने 10 का रेशियो है यहाँ पे। यानी कि जब भी ऐसा मन में विचार आए ना, तब आप मेरी ये लेक्चर को याद करना और बोलना कि नहीं नहीं, मुझे मेरे 10 नहीं जाने देने हैं, मेरे को यही बराबर है। ठीक है? तो अपने को होता यूं है कि मैं कहीं से रेडीमेड ले लूं, तो यहाँ पे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को स्टील नहीं करना है, क्रॉस स्पॉन्सरिंग कभी नहीं करनी है, क्रॉस स्पॉन्सरिंग कभी नहीं करनी, क्योंकि वेस्टीज एक परिवार है, वेस्टीज एक परिवार है। और शायद आप सभी को पता है, यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सभी बड़े बड़े लीडर्स है, क्योंकि वेस्टीज की जो 2 इनकम को छोड़ के बाकी की सारी इनकम, यानी कि जितने भी फंड्स वगैरह है, कंपनी के टोटल टर्नओवर से मिलते हैं, चाहे वो मेरी टीम से टर्नओवर हो या किसी और की टीम से। जब पूरे टर्नओवर से मिलते हैं, तो चाहे क्या फर्क पड़ता है मेरी टीम से करे टर्नओवर या किसी और टीम से। ये अगर समझ लिया कि पूरे टर्नओवर से मिलता है, तो ये जो क्रॉस स्पॉन्सरिंग वाली बात है ना, वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। साथ ही साथ डू व्हाट यू से, सो व्हाट यू डू। यहाँ पे जो आप कहते हो वही आपको करना है। वो कहते हैं ना कि कथनी और करनी अगर आपकी एक हो गई इस बिजनेस में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कथनी और करनी। इसलिए मुझे हमारे परम पूज्य मोरारी बापू का एक डायलॉग याद आता है, जो बहुत बड़ी राम कथाएं करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि कथा में तो लाखों लोग बैठते हैं कथा सुनने के लिए, कथा में तो लाखों लोग बैठते हैं, बट आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि लोगों के अंदर कथा बैठी हो। तो समझने वाले समझ गए होंगे कि मेरा क्या भावार्थ है। इसलिए जो आप कहते हो वही करना है। तो अगर ये करेंगे ना, तो एक हम यहाँ पे मेंटरशिप वाली काम है ना, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको लीडर मानते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं, और जो हम बोलेंगे वही नहीं करेंगे, तो फिर क्या बात है। और आपको डुप्लीकेट भी करते हैं, जैसा आप करोगे वैसा अपनी टीम करेगी। वो कहते हैं ना कि यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यानी कि जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा अपने आप होता रहेगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, टीम अपने आप सुधर जाएगी। उसके लिए पूरी दुनिया को सुधारने मत जाओ, आदमी ही पूरी दुनिया है। फिर मुझे एक जोक याद आया। एक व्यक्ति अपनी जॉब से घर घर आया, और घर आया तो उसके न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। घर घर आया, न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत घुस गया था, बट उसके लड़के को उसके साथ खेलना था, बार बार उसको परेशान कर रहा था कि पापा मुझे आपके साथ खेलना है। तो पापा भी थोड़े इरिटेट हो गए। पापा ने वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसमें देखा एक दुनिया का मैप था, पूरी दुनिया का एक मैप था, वर्ल्ड मैप। वो बोले, पापा बोले उस लड़के को कि मैं तेरे साथ 3 घंटे खेलूंगा। वो मैप लिया, मैप को टुकड़े टुकड़े कर दिया और लड़के को दे दिया, ये पूरा मैप को जोड़ के आ जा, फिर मैं तेरे साथ 3 घंटे खेलूंगा। वो पापा को पता था कि इसको ये मैप जोड़ने में 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो टुकड़े कर दिए थे ना। बट 5 मिनट के अंदर वो लड़का आया और पापा को बोला, पापा पापा मैंने मैप जोड़ दिया, आपने जो दिया था वो मैंने जोड़ दिया। पापा भी थोड़े चकित हो गए
कि भाई 3 दिन लगने वाली चीज वो 5 मिनट में कैसे होगी। उसने लड़के को पूछा कि तूने ये पूरे वर्ल्ड मैप जोड़ा कैसे। लड़के ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया। वो बोले पापा मैंने वर्ल्ड मैप जोड़ा ही नहीं। तो क्या किया, जब आप पेपर पढ़ रहे थे आपके आगे वर्ल्ड मैप था, पीछे एक आदमी का चित्र था, वो आदमी ऐसा खड़ा था, मैंने तो आदमी को जोड़ दिया, पूरी दुनिया अपने आप जुड़ गई। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया जोड़ने के लिए खुद को पहले ठीक। मार्केटिंग में बहुत कुछ होता है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गुड बिजनेस, बट कई सारे झोले छाप नेटवर्कर आते हैं, वही इस बिजनेस को खराब करते हैं। ये बिजनेस गुड है, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, लोगों के अंदर कमी है। जब ये आगे पीछे की बात करते हैं, पैसों में हेरा फेरी करते हैं, कुछ भी करते हैं और ऑनेस्ट नहीं रहते, शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि मैं आज ले लूं। अगर जो आदमी शॉर्ट टर्म सोचेगा वो इस बिजनेस में नहीं चलेगा। ऑनेस्ट होना जरूरी है। और जब, क्योंकि ये बिजनेस हम सबके साथ करते हैं ना, फैमिली के साथ करते हैं, महिलाओं के साथ भी करते हैं, यानी कि यहाँ तो हर कोई व्यक्ति आता है, तो अपने अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमें बना के रखनी पड़ती है। ठीक है, तो थैंक यू, विश यू वेल। और पहले महीने का जब पे आउट आया तब 141 रुपए आए थे, 101 पर 1 पहले महीने का मेरा पे आउट था। हाईएस्ट चेक मेरा 2,08,000 का रहा है।